व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। ट्रंप अब मैदान में उतरने को तैयार, सरेंडर करो वरना ईरान खंडर कर दूंगा। ओ भाई साहब, एक तो अनकंडीशनल सरेंडर के लिए बोल दिया गया है। सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो चुकी है, ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने तो कह दिया भैया हमें मिटाने की कोशिश करोगे तो हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि एक देश अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा है और एक दूसरे को निपटाने के लिए न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसकी सोच ये है। देखते पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। वफादार था, मालिक ने बोला कि तू बन जा, तेरा प्रमोशन हो गया, चल खुश हो जा। जैसे ये बना तो इजराइल ने इसको भी निपटा दिया। जो बैठ रहा है वो निपट रहा है। आपने इसके हाथ भी काट दिया, आपने इसके पैर भी काट दिया, आपने इसको हेयर कट भी दे दिया। या अब इसका मामला खत्म है, इसका पावर ही खत्म हो गया, अब किसी और को बनाओ। मुझे अपनी जान बचानी है, ये जान के डर के मारे भाग लिया खमेनी। इफ दिस बेबी फ्लाइज इट विल फ्लैटन तेहरान, इट विल जस्ट फ्लैटन एवरीथिंग। दैट इज द कैपेसिटी। ट्रंप G7 की मीटिंग से निकलता है और ये हरकत शुरू हो जाती है। पूरे यहां पे तहस नहस करके दे कैन कम बैक, इरानियंस कैन डू नथिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अनकंडीशनल सरेंडर, ये करेगा अनकंडीशनल सरेंडर, क्योंकि ट्रंप यही चाहता है। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्रूथ सोशल पे डाल दिया है कि जब तक ईरान अनकंडीशनली सरेंडर नहीं करेगा, हथियार नहीं डाल देगा, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा, खत्म नहीं कर देगा जड़ से, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, इलाका दोबारा एक बार गर्म होने वाला है, बहुत गर्म होने वाला है। राइट, आज हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ और उसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। ईरान मस्ट सरेंडर। द लेटेस्ट, ट्रंप टू लीव द G7 अर्ली बिकॉज ऑफ इंटेंसिफाइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है। ठीक है जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल डिपार्ट द G7 समिट इन कनाडा टू वॉशिंगटन ऑन मंडे नाइट, a day earlier than planned due to the intensifying conflict between Israel and Iran. अब ये जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये क्या है कि थोड़ी सी पुरानी है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। दैट इज नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। ये 48 घंटे पहले से, उससे ज्यादा पहले की स्टोरी है। राइट, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कहता है अनकंडीशनल सरेंडर। ठीक है जी, ये कहता है अनकंडीशनल सरेंडर। आज 18 तारीख है, 17 को इसने बोल दिया, 16 को वहां से निकल गया था भाई। 16, 17, आज 18 है। आज ये मिल रहा है आसिम मुनीर से फॉर लंच। अभी टाइम में फर्क है, यूएस का टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है, लेकिन यूएस लंच टाइम के आसपास ये सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलेगा। और ये इसने इमैनुअल मैक्रों को थोड़ा सा इसने चाबी दे दी। पर लेकिन ये जो ट्वीट है इसका, ये क्यों रेलेवेंट है दोस्तों? यहां पे देखिए, publicity seeking President Emmanuel Macron of France mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Israel and Iran. Wrong. He has no idea why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire. Much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always gets it wrong. Stay tuned. बेसिकली इसने इमैनुअल मैक्रों की, एक तो इमैनुअल मैक्रों को ये सब बोलना नहीं चाहिए था। आप प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, आपका क्या मतलब है बोलना किसी और के बारे में? ये इसका थोड़ा सा मामला है इमैनुअल मैक्रोन का, मुंह खोल देता है जब उसको नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू कीप क्वाइट। लेकिन ये दोनों ही नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? और ये प्रॉब्लम ट्रंप के साथ भी है। लेकिन ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट है तो बकवास कर सकता है, भैया ये नहीं कर सकता, छोटे देश का है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कहता है कि मच बिगर देन दैट। इस पे मैं जरा आपका ध्यान चाहूंगा इधर। कहता है मच बिगर। ये मच बिगर क्या है? ये मच बिगर को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इजराइल स्ट्राइक्स तेहरान। अब क्या है कि ईरान ने भी इजराइल पे खूब बमबारी करी है। अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, आधी बिल्डिंगें गिरा दी हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो धुआं तेहरान का हुआ है, ठीक है, तल अवीव में अभी भी लोग हैं। तल अवीव में ऐसा आपको लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी गाड़ियों की कि अपने शहर को छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तेहरान में लगभग सभी छोड़ के भाग रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान वालों को बता दिया है, आउट, निकलो। भी तो था। क्यों बोला उसने? और उसके बोलने के बाद और एक डर का एक माहौल है वहां पे। डर का माहौल साहब, ये बोल क्या रहा है बंदा?
क्योंकि वहां भी बोला था, पाकिस्तान में कौन सी जगह बोला था, डोनाल्ड ट्रम्प सेज लीव मतलब आप क्या करने वाले हो, तेहरान का हलवा बनाना है, इसलिए आप कह रहे हो। ये देखिए सब, intense Israeli strikes hit Tehran after Trump demands unconditional surrender. Israel strikes to prevent Iran from getting any closer to building an atomic weapon. The strikes have killed at least 224 people in Iran. 224 बंदे अभी तक मारे जा चुके हैं. Major explosions heard in Tehran. Authorities in Iran offered no acknowledgement of the attacks. One strike appeared to target Iran's paramilitary Revolutionary Guards Academy. ये देखिए साहब, ये यहाँ पे ठोक दिया है, ये यहां पे ठोक दिया है, और नतान्स एनरिचमेंट साइट ये देख लीजिए साहब, ये फरवरी 2003 का है, ये वाला इमेज ना, ये आप अगर 2003 की इमेज देखेंगे, मैं क्लियरली लिख रहा हूं 2003 की इमेज, तो आप देखेंगे कि ये अलग थी, अब अलग हो गई है, राइट। फ्रेश ट्रैक्स एंड डर्ट पाइल्स कवर इंपैक्ट क्रेटर्स, जहां पे इन्होंने मारा था, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी ईरान की, अब इजराइल बिल्कुल जबरदस्त इनके ऊपर अटैक करना उसने शुरू कर दिया है। और जब से ट्रंप ने बोला है अनकंडीशनल सरेंडर मतलब यानी चलो बैठ के बात करते हैं, चलो बैठ के बातचीत करते हैं, चलो तुम ये दो हम ये देते हैं, तुम इस पे कॉम्प्रोमाइज करो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो चलो बीच में हम लोग हाथ मिलाते हैं, ना 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 ना, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे और हमारी ही मर्जी चलेगी, तुम्हारा कुछ नहीं। अनकंडीशनल सरेंडर, तुम सिर्फ सरेंडर करोगे। ये दोस्तों अनकंडीशनल सरेंडर ईरान का वैसे ही मांग रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी फौज ने भारत के आगे 1971 में करा था, दैट वाज आल्सो अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि आपने अपनी पिस्टल जनरल साहब ने खोल के टेबल पर रख दी, बोला माई बाप यही है बस, दैट लेवल ऑफ सरेंडर ट्रंप इज आस्किंग। दोस्तों एक खबर है द टाइम्स ऑफ इजराइल की, ये अखबार है इनका, टाइम्स ऑफ इजराइल सबसे मशहूर अखबार है इजराइल का। ये खबर देता है इजराइल किल्स ईरान्स न्यू वॉर चीफ डेज आफ्टर टेकिंग आउट प्रेडेसेसर एज स्ट्राइक्स कंटिन्यू। जो नया आता है उसी को। दोस्तों ये है मेजर जनरल अली शदमानी। तो मेजर जनरल अली शदमानी वॉज कंसिडर्ड क्लोजेस्ट सर्वाइविंग एडवाइजर टू खमेनेई, और कार्ड्स जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर वो कसम खा रहा है सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इन स्टोर फॉर तेहरान एज आईएएफ अटैक्स रिपोर्टेड इन द कैपिटल एंड एल्सवेयर। ठीक है जी। अब ये जो अली शदमानी है ये न्यू हेड ऑफ द खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, ये नए वाले का था, 4 दिन हुए थे इसको। ठीक है। ही रिप्लेस मेजर जनरल गुलाम अली राशिद हु वाज किल्ड ऑन फ्राइडे इन इजराइल्स ओपनिंग स्ट्राइक्स। जो इजराइल ने शुरू में स्ट्राइक्स करी थी, तो पहले तो इजराइल ने इसको निपटाया। जब इसको निपटाया तो यह मालिक का बिल्कुल सगा था, वफादार था। मालिक ने बोला कि तू बन जा, तेरा प्रमोशन हो गया, चल खुश हो जा। जैसे ये बना तो इजराइल ने इसको भी निपटा दिया। अब ये दोनों निपट गए ना, इजराइल इज ऑन अ हैट्रिक। अब वहां पे कंफ्यूजन है कि इसके बाद कौन बनेगा। डर का माहौल, अब पनौती लग जाती है ना किसी कुर्सी में, अब पनौती लग गई। जो बैठ रहा है वो निपट रहा है। पहले ये बैठा गुलाम अली राशिद, इसको निपटा दिया, फिर शदमानी बैठा, शदमानी को निपटा दिया। अब तीसरा वाला सोच रहा होगा इस वक्त कि भाई मैं हाँ बोलूं प्रमोशन के लिए कि ना बोलूं। अगर मैं ना बोलता हूं तो प्रमोशन नहीं रहेगा, अगर हाँ बोलता हूं तो सांसें नहीं रहेंगी। अब मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, इस कंफ्यूजन में ईरान की फौज चल रही है। दोस्तों ये जो स्लाइड है फॉलिंग एम्परर, ये बेताज बादशाह था ईरान का। खमेनेई में था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये किसी सुरंग के अंदर, किसी बंकर के अंदर छुपा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए ओपनली नहीं घूम रहा है। ये पहले दंदनाता फिरता था, अब ये बिल्कुल अंदर सुरंग के चला गया है। और ईरान सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला अली खमेनेई लॉस्ट हिज टॉप कमांडर्स एंड हिज एक्सेस इज क्रम्बलिंग। जो इसके पीछे, देखो कोई भी लीडर होता है दोस्तों, उसके पीछे टीम होती है। जब पूरी टीम साफ हो जाए ना, तो लीडर अपने आप को बड़ा बेबस, क्योंकि यू कैनॉट रूल, यू कैनॉट कमांड विदाउट अ टीम। ये देखिए साहब, मोहम्मद हुसैन बगेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द ईरानियन रजीम, निपटा दिया, गॉन। हुसैन सलामी, कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, गया, गॉन। गुलाम अली राशिद, कमांडर ऑफ द खतम अल अनबिया इमरजेंसी कमांड, गॉन। फिर दोस्तों आमिर अली हाजी जदे, कमांडर ऑफ द एयर फोर्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, गॉन। फिर एलिमिनेटेड मोहम्मद कज़ेमी,
head of the intelligence organization of the Islamic Revolutionary Guard, gone. Then Mohammad Hassan Mohaqiq, deputy head of the intelligence organization of the Islamic Revolutionary Guard. Yes, देखिए ना, ये सब आपने इसके हाथ भी काट दिया, आपने इसके पैर भी काट दिया, आपने इसको हेयर कट भी दे दिया. अब ना हाथ रहे, ना पैर रहे, ना इसके बाल रहे, पूरा आपने इसको ऐसा करके बैठा दिया. अब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं. ये जब घंटी बजाता होगा, कोई ना कोई आता होगा ना कि भाई इसको बुलाओ. जो आवाज देता था वही नहीं है कि साहब बुला रहे हैं. अब साहब किसको बुलाएंगे? क्यों, मर चुका है वो आदमी. सबको निपटा. और ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा दर्जनों और मिलिट्री लीडर, ये तो मैं बता रहा हूं कि जिनके जो बिल्कुल टॉप थे, कमेटी के कौन कौन लोग थे, बिल्कुल ऊपर थे, जो इसके खमेनेई के बड़े क्लोज थे, मैं उनका नाम ले रहा हूं. इसके अलावा इन्हीं के लेवल के, इन्हीं, ये तो उसके पर्सनल थे, जो पर्सनल उसके बड़े क्लोज थे, जिनको अपना समझता था. इन्हीं लेवल के आधा दर्जन, एक दर्जन और लोग हैं जो इन्हीं के लेवल के थे, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह, सबको निपटा दिया इजराइल ने. ईरान सुप्रीम लीडर खमेनेई आइसोलेटेड, ये आइसोलेट हो चुका है. इसका बेटा है, अब ये उभर कर आ रहा है एज इनर सर्कल फॉल्स टू इजरायली स्ट्राइक्स. और खमेनेई सन मुज्तबा खमेनी, उसका नाम, उसके बेटे का नाम है मुज्तबा खमेनी, हैज ग्रोन इनटू अ पावरफुल बिहाइंड द सीन्स कोऑर्डिनेटर इंटरफेसिंग विद मल्टीपल फैक्शंस, स्पेशली द मिलिट्री, एंड इंक्रीजिंगली व्यूड एज अ पॉसिबल सक्सेसर. अब कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भैया देखो, ये तो है आदमी, अब खमेनेई का इसका तो टाइम हो गया, अब या तो रिटायरमेंट ले लेगा ये, या ये बोलेगा ठीक है मेरा कोई लेना देना नहीं ईरान से, अब मैं 85 या 86 ईयर्स ऐसी है, कुछ 86 साल का ये बंदा. और अब लोग कह रहे हैं कि या तो फिर इजराइल इसको निपटाएगा, कुछ ना कुछ जो इजराइल का एम होगा वो भी इजराइल करेगा, या ये बच जाएगा, व्हाटएवर हैपेंस आई डोंट नो. लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इसके बेटे को बनाओ हेड, इसके बेटे को बनाओ हेड, यानी कि खमेनेई का बेटा जो है मुज्तबा खमेनेई, इसको हेड बनाओ, ये सक्सेसर है. ऐसी वहां पे बात चल रही है. यानी कि ईरान के अंदर ऑलरेडी रेजिम चेंज की बात हो रही है, या हेड चेंज की बात हो रही है, रेजिम चेंज की नहीं, दैट वुड बी अ रॉन्ग एस्टिमेट, बट हेड चेंज की तो बात चल रही है. वरना खमेनेई को, जब तक खमेनेई जिंदा है, सांसें ले रहा है, तब तक खमेनेई को बैठे रहने दो. आप क्यों बात कर रहे हो कि मुज्तबा खमेनेई को बनाओ? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब ये बच नहीं पाएगा, या अब इसका मामला खत्म है, इसका पावर ही खत्म हो गया, अब किसी और को बनाओ. लेकिन पावर की बात ही नहीं, उस कुर्सी की बात है, जो बैठ रहा है, वो भी उसका माइंडसेट होगा, वो भी जाएगा. Khamenei hands power to military as Israel tensions escalate. His son Mujtaba emerging as Iran's key power broker. तो एक तो ये चीज है जो हमने कवर करा था पिछली स्लाइड में. फिर इन रिस्पॉन्स टू एस्केलेटिंग टेंशंस विद इजराइल एंड व्हाइट हाउस प्रेशर, Iranian सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei has delegated substantial authority to the Supreme Council of the Military, including the IRGC, while reportedly relocating to an underground bunker in Tehran with family members. इसने अपना जो पावर था मिलिट्री वाला, इसने सुप्रीम काउंसिल ऑफ द मिलिट्री को दे दिया, इंक्लूडिंग द IRGC, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इनको अपना पावर दे दिया. और अब ये जाके सुरंग के अंदर चला गया, बंकर के अंदर चला गया अपने परिवार वालों के साथ कि मैं तो जमीन के 100 फुट नीचे, जितने भी फुट होगा, XYZ आई डोंट नो, मैं नीचे हूं भैया, मुझे अपनी जान बचानी है. ये जान के डर के मारे भाग लिया. ऊपर दिख गया तो अब यहां पे एंट्री होती है एग्जाइल्ड प्रिंस रजा पहलावी की. ठीक है जी. Exiled Crown Prince Reza Pahlavi declared Iran's regime is collapsing, accused Khamenei of hiding like a frightened rat, and urged Iranians to rise in nationwide uprising to reclaim Iran. यहां पे यही फैक्टर मैं 1-2 दिन पहले भी कवर कर चुका हूं. यही बात मैंने बोली कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, इजराइल और अमेरिका, कि लोग बगावत करें. और लोग तैयार भी हैं, क्योंकि ये खमेनेई तो ऐसे काम करता था ना, लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी. कोई 17-18 साल की लड़की है जिसका थोड़ा सा हिजाब पहना, उसने थोड़ा सा पीछे हो गया उसका हिजाब, यहाँ पे पूरा सर कवर नहीं, उसके बाल दिख रहे हैं, पता लगा उसको इतना बड़ा कोमा में चली गई. ये सारे कांड ये लोग करते चले आए हैं. लोग इनसे बड़े परेशान है, क्योंकि ईरान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं. मैं पर्सनली कुछ इरानियंस को जानता हूं, ऐसे नहीं कि दे आर फ्रेंड्स, बट आई नो ऑफ देम, एंड दे सीम टू बी वेरी गुड पीपल, वेरी ग्रेशियस पीपल, वेरी नाइस पीपल. ये क्रुक्स हैं इनके, जो इनकी टॉप लीडरशिप है ना, वो बदमाश है. आप ये समझ लीजिए, टॉप लीडरशिप बदमाश है, लोग बड़े अच्छे हैं ईरान के. Khamenei is like a frightened rat, time to reclaim Iran. अब ये exiled prince रजा पहलावी का ये था कि जो शाह मोहम्मद रजा पहलावी था 1979 में, जिसका तख्ता पलट हुआ था, राइट, उस समय उसका बेटा, उस समय ईरान, उस समय इजराइल, उस समय अमेरिका, इन तीनों की बड़ी दोस्ती थी. तुर्की, बड़ी दोस्ती थी इनकी, बड़े यारों के यार थे ये लोग आपस में, बहुत हम निवाला हम प्याला टाइप के थे उस जमाने में. फिर इन भाई साहब और इनके पहले जो खुमैनी थे, ये तो खमेनेई या खुमैनी, इन सब के चलते बेड़ा गर्क हो गया रिलेशनशिप का.
और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पहले एक जमाने में बड़े प्यारे इनके बड़े स्मूथ रिलेशन थे दोस्तों। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना इजराइल की, इनिशियल जो वेपन इंडस्ट्री बनी थी ईरान में, इनिशियल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग थी, वो इजराइल ने शुरू करवाई थी ईरान के लिए। मैं बात कर रहा हूं 50s और 60s की। जो पहला, अब न्यूक्लियर की बात चल रही है कि तुमने न्यूक्लियर बम बनाया, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो दिया था, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो ईरान को दिया था, अमेरिका ने तो दिया था। द फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस की बिजली इससे जनरेट होगी। 5 मेगावाट का पहला छोटा सा था वो। सो दैट दे गिव। शुरुआत यहीं से है, फिर इनके रिश्ते बिगड़ गए। अब दोस्तों यहां पे बात आ रही है कि यूएस मूव्स 30 जेट्स एज ईरान अटैक स्पेकुलेशन ग्रोज। अब यूएस ने कुछ अपने जेट्स मूव करे हैं, कुछ अपने हवाई जहाज मूव करे हैं, ठीक है जी। और इन्होंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म, अब आप देख सकते हैं, राइट। ये KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, ये क्या करता है? इसका काम है रिफ्यूलिंग करवाना। यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस जो होते हैं या लॉन्ग रेंज मिशंस होते हैं, इनमें ये एरियल रिफ्यूलिंग करवाता है। इसका मूव करना क्यों जरूरी है, या क्यों अगर वो प्लान करते हैं तो अमेरिका बीच में इनको मूव उनको करवा रहा है? अमेरिका इसके पीछे प्लान क्या है? जब अमेरिकन बेसिस हैं दूर दूर, जब वो जाएंगे, अगर वो ईरान पे हमला करते हैं या ईरान पे अटैक करते हैं, डू दे हैव इनफ फ्यूल कैपेसिटी टू कंप्लीट द मिशन एंड कम बैक? नहीं, दे डोंट हैव। सो यू नीड दिस। आपको चाहिए ऐसे, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो है यहां पे, ये पड़े रहेंगे यहां पे, ऊपर उड़ रहे हैं। जैसे आप ये देखिए ना, फ्यूल कैपेसिटी 90,700 kgs, रेंज 2500 किलोमीटर, तो 90,000 से ज्यादा, लगभग 91,000 ये फ्यूल की कैपेसिटी अपने साथ लेकर चलता है। यानी कि कई जेट्स को फ्यूल कर सकता है हवा में इसके थ्रू। ये पाइप निकलता है इसके थ्रू नोजल के अंदर, ये जाके आप पूरा अपना तेल लीजिए, एविएशन फ्यूल जो भी यूज करते हैं ये लोग, एंड देन यू गो हेड फॉर योर मिशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड KC-46 पेगासस, ये भी बोइंग का बनाया हुआ है, जैसे ये बोइंग का बना है, ये भी बोइंग का बना है। मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, फ्यूल कैपेसिटी 96,000, रेंज 12,000 किलोमीटर, ठीक है जी। और ये भी रिफ्यूलिंग करता है, और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। आप इसके अंदर सामान, यानी कि अमेरिका अब अपने एसेट्स, दोस्तों जो पूरी एक सप्लाई चेन होती है ना, लड़ाई के लिए आपको पूरी सप्लाई चेन मूव करनी पड़ती है, और आज की तारीख में अमेरिका अपनी सप्लाई चेन आगे बढ़ा रहा है। ये युद्ध के जो इंडिकेशंस होते हैं ना, शुरू में देखिए इजराइल तो युद्ध में है, अमेरिका युद्ध में इस वक्त पूरी तरीके से नहीं आया है। कुछ डिफेंसिव रोल में, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ ड्रोन जो ईरान की थी वो उड़ाई हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड पोस्चर है। ये अमेरिका का फॉरवर्ड पोस्चर है, और अमेरिका ने फॉरवर्ड पोस्चर ले लिया है। अब यही चीज जो सोच है इस टाइम पर, दिक्कत में हम पता है क्या है, काफी लोग ये सोच रहे हैं हम इजराइल के अगेंस्ट हैं, या हम लोग वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई भी बोल रहा है, लोगों को दिक्कत ईरान से दिक्कत, इजराइल गलत वर्ड बोल दिया, ईरान से दिक्कत उनके लोगों से नहीं है। मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, एक वीडियो देखना, एक अमेरिका का बंदा है, ड्रू नाम है क्या है, वो बंदा गया था ईरान में, अभी 3 दिन पहले उसने वीडियो अपलोड कर, 3 या 4 दिन पहले। उसने दिखाया वहां के लोग कितने प्यारे हैं भाई। अगर आप सिर्फ चल रहे हो ना, बुलाते हैं अपने घर में, आओ बैठो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, वो हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत गजब है। वहां के लोग खुद परेशान, उसकी सरकार से, बेवकूफ सरकार बनी हुई है वहां पर, जिसको अच्छा नहीं लगता, जो बिल्कुल एकदम पागल नहीं होते अपने धर्म और इन सब को लेके, बिल्कुल ही बेवकूफ हो जाते हैं। आपके सामने यार दोस्तों, पिछले साल भी कुछ महीनों पहले वीडियो आई थी, वहां पर मतलब अगर किसी लड़की का हिजाब पीछे हो जाता है, वो किसी को पसंद नहीं भीड़, मतलब, और लेडीज खुद प्रोटेस्ट में उतरती है कि हमें हमारा फ्रीडम चाहिए। वो देश पहले भी वो फ्रीडम में था, कुछ भी पहनो, चाहे वो बिकनी पहन रही है, चाहे वेस्टर्न कपड़े पहने, ये गवार बैठे हैं वहां पर आके, जिनको लगता है कि इन्हीं का हक है सबके ऊपर, ठीक है, और खुद कोट पैंट पहन के घूम लेंगे या कुछ भी करके कुछ भी करते हो, लेकिन आप थोप रहे हो। रीजन आप किसी पे थोप नहीं सकते, पूजा पाठ आप किसी पे थोप नहीं सकते, किसको मानना है आप थोप नहीं सकते हो कभी भी। आप आस्तिक हो नास्तिक हो, वो भी आपकी खुद की चॉइस होती है। ये क्या है, ये हर चीज थोप रहे हैं, ये चीज बहुत गलत है। और वहां पर सिचुएशन, वहां के लोग परेशान है। उस वीडियो में आप देखना, कह रहे भैया हंसते हंसते कह रहा है महंगाई इतनी हो गई है, ये हो गया, जॉब है नहीं वहां पर, वो बेरोजगारी बहुत है। क्यों है? क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू ना के बराबर है वहां पर। तेल कितना बेचते हो? तेल दिखाया था $1 में पता नहीं पूरी टंकी फुल हो जाती है, $1.5 के अंदर, मतलब 100 रुपए में टंकी फुल हो जाती है गाड़ी की। लेकिन तेल को चाटेंगे क्या वहां पर? मतलब 90 लाख जो उनकी करेंसी है, 90 लाख में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र एक वो लिया था,
अरे वो माला, नाम जपने वाली माला थी, एक कारपेट लिया था, वो भी कुछ 1 करोड़ उनकी जो करेंसी, उससे सोचो, मतलब $4-5 को कन्वर्ट करते हो इतने लाख। मैं दिखाऊं अभी आपको भाई, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है। और इन लीडरों को फर्क भी नहीं पड़ता जो बैठे हैं ईरान में, जेब भरी पड़ी है, तेल जिसको बेचना है मिल रहा है, जो अय्याशी करनी है वो करेंगे, चाहे जो कमाना है जो करना है वही चीज। सफर कौन करता है? सफर करता है कि आम इंसान, और आम इंसान की पड़ी होती ना तो आम इंसान पे जबरदस्ती की थोपते नहीं, ठीक है, ये चीज आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 USD टू उनकी करेंसी क्या है, रियाल है शायद से, एक सेकेंड, क्या है उसका नाम, ये ईरान, हाँ ईरान करेंसी, ये देखो ईरान की 1 इरानियन रियाल, इरानियन रियाल्स, ठीक है, इरानियन करेंसी टू USD, ये देखो भाई साहब। अब इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, मतलब एक सेकंड, अब इसको ढंग से वो करते कैलकुलेट, USD टू इरानियन करेंसी ना, हाँ ये देखो USD टू ईरान करेंसी, ओ भाई साहब ये देखो, 1 USD का डॉलर 42,125, मतलब कि 1 USD इंडिया के 80 रुपए होता है ना, 80 या 86 रुपीज, वहां पर 1 USD 42,000। मुझे लग रहा था सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का इतना बुरा है वहां पर, इतना बुरा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और यही तो चीज कहना चाह रहा हूं मैं कि मतलब इतना महंगाई है वहां पर। तभी मैंने बताया ना, एक कारपेट लेने के लिए उसको 90 लाख रुपए देने पड़े थे, 90 रुपए नहीं सॉरी, ईरानियन जो उनकी करेंसी है। तो फिर और इतने सारे नोट, इंसान एक मतलब एक आप एक चटाई लेने गए हो, इतने नोट कर रहे हो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। अपने पॉइंट आप लोग शेयर करते हो, और मुझे लगता है कि इसकी तो सत्ता जाननी चाहिए। लीडर वो आना चाहिए जो प्रो मॉडर्नाइजेशन हो, जो आज के वक्त के हिसाब से चले, ठीक है। ज्ञान देने बहुत आ जाते हैं, तुम्हें क्या मतलब, अरे भैया तू भी तो फोन चला रहा है बैठ के, तुझे क्या मतलब, मत चलाना फोन भी बैठ के, फिर रह अपने वही पत्ते बांध के घूम, पुराने टाइम में रहना, पत्ते बांध के घूम एक पेड़ के नीचे सो, ना नेटफ्लिक्स चला, ना फोन चला, ना गाने सुना कर, ना यो हनी सिंह करा कर, ना तू क्या बोलते हैं फिर वो, अगर तू पाकिस्तान से देख रहा तो आतिफ असलम के गाने मत सुना कर। क्यों? एंटरटेनमेंट तो हराम है ना फिर। तो लॉजिकलेस होने से बेटर है आप वक्त के साथ बदलो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।